एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि आरसीईपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है जिसमें आपके आसियान के 10 देश प्लस अन्य 5 देश शामिल हैं। टोटल इसमें अभी आपके 15 भागीदार हैं। ये आपके पूरे विश्व की लगभग 30% जो इकोनॉमी है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने इसका हिस्सा होने से मना कर दिया है और पहली बार भारत ने बताया कि आखिर वो आरसीईपी से बाहर क्यों हुआ और इसके पीछे के कारण क्या थे। देखिए, भारत का कहना था कि जो आसियान देश है, जिन मुद्दों पर उसको बनाया गया था और उसकी जो सोच थी, ये उसके पूरी तरीके से विपरीत हो जाता है और भारत चाइना के साथ मुक्त व्यापार समझौते का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि उसको पता है कि जो चाइना है वो गुणवत्ता का उल्लंघन करेगा और कहीं ना कहीं भारत के लिए और भारत के जो घरेलू उत्पाद है इसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। भारत की इकोनॉमी इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी, इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि वो आपके आरसीईपी का हिस्सा बने। ठीक है, तो इसी आरसीईपी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये कहां से आया, कब इसको बनाया गया, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। अमेरिका बहुत पहले ही इससे बाहर हो चुका था और फाइनली इंडिया भी इससे बाहर हो गया था। अभी इसके मुख्य कारण क्या हैं ये समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे आ जाते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीयूष गोयल पॉइंट्स आउट 2 रीजन व्हाई इंडिया रिजेक्टेड ज्वाइनिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड डील आरसीईपी। और ये कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील है जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, एज हम इसको कहते हैं आरसीईपी। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। इस पर भारत ने ज्वाइन करने से इसको मना कर दिया है और कहा है कि चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते का हिस्सा बनना देश के हित में नहीं है। आगे आते हैं, भारत आरसीईपी में शामिल क्यों नहीं होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में साझा किया और कहा कि आरसीईपी उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है जिसके तहत आपके आसियान ने जो अपनी नींव रखी थी और आसियान देशों ने जिसकी शुरुआत करी थी, इसलिए भारत इसका पार्ट नहीं है। सबसे पहले दूसरा, यहाँ पे बोला गया है कि चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता हमारे इंडियन जो कृषक हैं यानी कि जो किसान हैं उनके पूरी तरीके से विपरीत है, उनके हितों के विपरीत है, प्लस हमारा जो यहाँ का व्यापार है, आंतरिक व्यापार है, उसको ये पूरी तरीके से इफेक्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। क्योंकि भारत को ये लगता है कि अगर उसने चाइना के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, चाइना क्या कर लेता है, सस्ते में प्रोडक्ट्स बना देता है। ठीक है, अभी भी हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। एक तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल की कर रहे हैं। और अगर हम इसी सिचुएशन में आरसीईपी ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा जो वोकल फॉर लोकल का अभियान है, साथ ही साथ हमारा जो दूर का मार्गदर्शन है कि हम पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे चाइना की तरह, वो यहाँ पर इफेक्ट होगा। और हम खुद इंडियंस ही क्या करेंगे, चाइनीज जो आइटम्स है, चाइनीज जो चीजें हैं उनको सस्ते दामों पर खरीदेंगे, जिससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको इफेक्ट पड़ेगा और चाइना का व्यापार बढ़ेगा, ना कि इंडिया का बढ़ेगा। और ये भारत के हित में नहीं है, इसलिए भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया। चाहे वो विश्व की कितनी भी बड़ी आपकी साझेदारी हो, उससे भारत को कोई लेना देना नहीं है। भारत को लेना देना है अपनी इंडियन इकोनॉमी से, अपने यहाँ के कृषकों से, किसानों से, प्लस यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा मार्केट फिर हिल जाएगा। चलो आगे आ जाते हैं, अब इसमें देख लेते हैं पृष्ठभूमि थोड़ा आरसीईपी की समझते हैं कि ये कैसे आया और क्यों बनाया गया था। देखिए, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि आरसीईपी के रूप में एक व्यापक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने की जो वार्ता है वो आपकी 2012 में शुरू हुई थी, कंबोडिया में आपके 21वें जब आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 2012 में इसकी नींव रखी गई थी। इसके पश्चात लगभग 8 वर्ष लगे इसका पूरा रोड मैप तैयार करने में और 8 वर्ष के बाद इसको अंतिम रूप दिया गया। भारत शुरुआत में तो आरसीईपी के लिए मतलब उसे जुड़ने वाला था, उसकी वार्ताओं का हिस्सा रहा। 8 साल उसने इसको लेकर के बातें करी, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। लेकिन जब इसको अंतिम रूप दिया गया, फाइनली जब आरसीईपी का अंतिम चरण आया, तो इंडिया ने ये रियलाइज किया कि अचानक से इंडिया को ये बोला गया कि आप हमें अब जल्दी से 1-2 महीने में बता दीजिए कि आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। जब इंडिया 8 साल से इस पर काम कर रहा था,
ठीक है, ऑफ कोर्स उसने अपना इतना टाइम दिया, तो 2 महीने में वो ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि उसको किन किन उसके पार्ट्स में भागीदारी दिखानी है। फाइनली इंडिया को ये समझ में आया 2-3 महीनों में कि ये इंडिया के लिए सही नहीं है, इंडिया के किसानों के लिए सही नहीं है, इंडिया के व्यापार के लिए सही नहीं है, और स्पेशली जहां पर चीन का हस्तक्षेप ज्यादा है, क्योंकि चीन शुरुआत से चाहता है कि इंडिया में किसी भी चीज को बहुत अच्छे से बढ़ावा ना मिल सके। तो चीन कहीं ना कहीं भारत को क्या करता, प्रेशर क्रिएट करता। इसीलिए इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, हमें इसका हिस्सा बनना ही नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद भी यहाँ पर जब इंडिया ने मना कर दिया तो आसियान जो देश थे और बाकी कंट्रीज थी, उन्होंने बोला जब आप चाहें, भारत को ये ऑफर किया गया कि जब आप चाहें आप RCEP में जुड़ सकते हैं, आपके पास ऑफर है, जब भी आपको लगे कि अभी ये सही समय है RCEP में जुड़ने का, आप आकर के हमें इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आते हैं, किंतु वर्ष 2019 में भारत ने कुछ अनसुलझे मुद्दों और चीन से संबंधित चिंताओं की वजह से इस पर रोक लगा दी और इसमें शामिल नहीं हुआ। 2020 में 15 एशियाई प्रशांत देश ने RCEP समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें से 10 आपके कौन से, मैंने बताया आसियान के थे, और 5 आपके अन्य देश थे। अब बात कर लेते हैं, ये जो RCEP है, जो विश्व की सबसे बड़ी आपकी आर्थिक साझेदारी है, ये पूरे वर्ल्ड की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिनिधित्व का प्रदर्शन कर रही है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, जनवरी 2022 से आपका ये RCEP लागू हो चुका है। $300 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार था। देखते हैं यहाँ पर, तो CNBC साक्षात्कार में गोयल ने यह भी कहा कि 2019 में भारत का पहले से ही आसियान, जापान और कोरिया के साथ FTA था। ठीक है, हमारा था ऑलरेडी, हम 300 बिलियन का व्यापार कर रहे थे, मिलियन का व्यापार कर रहे थे, तो हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी व्यापार चल रहा था और हमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम इस चीज में जुड़ने को लेकर के बहुत ज्यादा इच्छुक भी नहीं थे। ठीक, क्योंकि हमारा आसियान देश वही है जिनके साथ ऑलरेडी हमारा व्यापार चल रहा है, $300 मिलियन का व्यापार चल रहा था, तो अन्य 5 देशों को और जोड़ करके उसमें हमें कुछ बहुत ज्यादा फायदा मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए हमने इस पर और ज्यादा रुचि दिखाई भी नहीं। गोयल ने चीन के संदर्भ देते हुए कहा कि निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति ऐसी गैर पारदर्शी अर्थव्यवस्था के साथ FTA नहीं करना चाहेगा जिसकी आर्थिक कार्यप्रणाली बहुत अपारदर्शी है, और चाइना बहुत ज्यादा चीजों में ओपेक था, जो अपनी चीजें वो ओपन नहीं कर रहा था, और इंडिया का कहना था अगर हम इसमें जुड़ेंगे तो हमें पूरी तरीके से पारदर्शिता चाहिए चीजों में, जो कि चाइना यहाँ पर नहीं कर रहा था। ठीक है, जहां व्यापार प्रणालियां, राजनीतिक प्रणालियां, अर्थव्यवस्था, जिस तरह से इसका प्रबंधन किया जाता है वो लोकतांत्रिक दुनिया की इच्छा से पूरी तरीके से अलग है, जैसे चाइना इसको चलाना चाह रहा है। इसीलिए हम इसके साथ क्या है, किसी भी तरीके से नहीं जुड़ेंगे, और ना ही हम मानक गुणवत्ता में जो उतार चढ़ाव है उनको देखेंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि चाइना के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि चले तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक, एक कहावत कही जाती है उनके लिए। तो चाइनीज प्रोडक्ट ऐसे, क्योंकि वो गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ बना देते हैं, और इंडिया का कहना था अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम उसकी जो गुणवत्ता है उनके मानकों को निर्धारित करेंगे, जबकि चाइना का कोई भी मानक नहीं था, वो बस सस्ते दामों पर चीजों को मैन्युफैक्चर करवाता है, उसकी गारंटी कोई भी नहीं होती है। आगे आ जाते हैं, क्या है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक है, FTA है, जिसे आसियान के 10 सदस्य देश व 5 अन्य देश में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल है। ठीक है, इसके साथ भारत को ऑलरेडी $300 मिलियन का व्यापार है, और अन्य के साथ जो करना था उसमें यहाँ पर चीन रोड़ा बन रहा था। देखिए, बाकी किसी भी देश से भारत को कोई दिक्कत नहीं थी, भारत चाहता तो उसको ज्वाइन कर सकता था, लेकिन अगर इसमें चीन नहीं होता तो भारत इसका हिस्सा होता। अभी चीन है इसीलिए भारत इसका हिस्सा नहीं है। ये समझौता इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और हो जाती है कि ना ही इसमें इंडिया है और ना ही इसमें आपका अमेरिका है। खैर, अमेरिका 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से ऑलरेडी बाहर हो चुका था, 2017 में ही वो बाहर हो गया था। आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में मुख्यतः वे देश शामिल हैं जिन्होंने आसियान देशों के साथ पहले से ही मुक्त व्यापार समझौते हस्ताक्षर कर रखे हैं, जैसे कि भारत ने कर रखे हैं, और वही लोग इसमें शामिल भी थे, लेकिन भारत इससे क्या हो गया, उसके बाद बाहर हो गया। आगे आते हैं, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है RCEP। देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का विशाल आकार इसे वैश्विक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण बना देता है। नो डाउट इससे क्या होगा, जितने भी 10% देश हैं वो आपस में क्या है, अपने व्यापारों को मुक्त व्यापार समझौते करेंगे, और साथ ही साथ हर जगह की इकोनॉमी बूस्ट होगी, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, और उसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन बस दिक्कत इतनी है
कि यहाँ पर चीजों में पारदर्शिता नहीं है। यहाँ पर ये जो 5 देश हैं, इन बाकी जो 10 आसियान देश हैं, इनके ऊपर हमेशा प्रेशर क्रिएट करके रखेंगे और इंडिया नहीं चाहता था कि इसको कोई भी प्रेशराइज करे। आगे आते हैं। अपने वर्तमान स्वरूप में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के अंतर्गत विश्व की कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा इसमें कवर कर दिया गया है। दैट इज वेरी ह्यूज। आगे बात करें, वहीं ये मुक्त व्यापार ब्लॉक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 29% हिस्सा भी कवर करता है, जो कि 30 के ऑलमोस्ट है, जैसे मैंने बताया था। एक अनुमान के मुताबिक चीन द्वारा समर्थित यह समूह अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा समझौते और यूरोपीय संघ EU दोनों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के रूप में उभर सकता है। आगे बात करें, उम्मीद के अनुसार क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आगामी 20 वर्षों के भीतर आयात पर लगने वाले शुल्क को पूर्णतः समाप्त कर देगा। एंड दैट इज द मेन पॉइंट कि ये देशों में इसके तहत क्या है, आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस समझौते से बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, ई-कॉमर्स, पेशेवर सेवाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। नो डाउट यदि इंडिया इसका पार्ट होता तो इंडिया को बहुत ज्यादा एक ह्यूज अमाउंट में फायदा होने वाला था, लेकिन अगेन चाइना के साथ वो कभी भी झुक नहीं सकता था। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के तहत सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन जैसे इंडिया ने बताया कि यहाँ पर चीजें चाइना ने ओपेक करके रखी थी और वो जिस तरीके से व्यापार करना चाह रहा था वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर और वैसे व्यापार करना संभव नहीं था, क्योंकि हम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, हमारे अंदर मानवता है, हम इतने सेल्फिश नहीं हैं कि किसी के क्षेत्र पर कब्जा करके या फिर किसी को इस तरीके से डाउन करके हम चीजों को आगे बढ़ाएं। हमारा ये था कि हम प्रॉपर तरीके से जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही हम करेंगे, और भारत अपनी ये विश्व गुरु की छवि भी खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए भारत ने कहा कि आपकी जो कुछ तरीके हैं वो मुझे समझ नहीं आएंगे एंड फाइनली हम इसका हिस्सा भी नहीं रहेंगे। इस समझौते के कारण वर्ष 2030 तक वैश्विक आय के $186 बिलियन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ ये समझौता अपने सदस्य देशों की जो सदस्य देश हैं इनकी अर्थव्यवस्था में 0.2% की बढ़ोतरी भी करेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस सौदे में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को अन्य सदस्य देशों की तुलना में अधिक लाभ होने की संभावना है। एंड दैट इज द पॉइंट। शायद अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर भारत चीजें कह रहा था। चीन के लिए इन समझौते में निहितार्थ क्या है, देखिए, कोविड-19 महामारी के पश्चात चीन अर्थव्यवस्था को गति देने में क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह समझौता चीन को व्यापक पैमाने पर जापान और दक्षिण कोरिया के बाजारों तक पहुंच प्रदान करने में मदद कर देगा, जो कि अभी चाइना के पास नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि चाइना में इस टाइम बहुत तेजी से रिसेशन आ रहा है। चाइनीज इकोनॉमी अपने आप को संभालना चाहती है, इसलिए हर तरीके के पैतरे वो अपना रही है और उसको पता है कि इन 10 देशों में, एक तो आसियान जो आपकी कंट्रीज हो गई, प्लस आपके ये जो 5 देश हैं, इसमें चाइना की पहुंच आसानी तक हो जाएगी। और चाइना का मार्केट बहुत बड़ा है, सस्ते सामान उपलब्ध कराता है, तो ये 10 देश प्लस ये देश यहाँ से अपना अच्छा खासा व्यापार निकालेंगे, जिसके चाइना की इकोनॉमी जो होगी वो बूस्ट होगी। आगे बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि तीनों देशों ने अभी तक आपस में कोई भी मुक्त व्यापार समझौता साइन नहीं किया है। कौन से 3 देश? जापान, दक्षिण कोरिया एंड चाइना की बात की जा रही है। तो ये तीनों देश आपस में मिलेंगे। यद्यपि चीन ने पहले से ही कई द्विपक्षीय व्यापार जो समझौते उन पर हस्ताक्षर कर रखा है, लेकिन ये पहली बार है कि जब उसने किसी क्षेत्रीय बहुपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये तो थी चीजें जो हमने डिस्कस करी। आई होप आपको थोड़ा सा RCEP क्या है समझ में आया होगा, भारत इससे बाहर क्यों है ये समझ में आया होगा, क्या चाइना करना चाहता है ये समझ में आया होगा, और क्यों इंडिया इससे बाहर है ये भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।